दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है, रोल क्या है। तो रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमने काफी बार ये टर्म इस्तेमाल कर लिया। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले थे, लेकिन वो सामाजिक और आर्थिक विकास होना कैसे था? तो बाय जनरेटिंग टेक्नोलॉजीज फॉर ऑक्यूपेशन लाइक हॉर्टिकल्चर, कॉटेज इंडस्ट्री एटसेट्रा। तो जो हमारे प्राइमरी ऑक्यूपेशंस थे, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, विलेज इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज जिनको कहते हैं, उनके लिए नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो बना करके लाना। आज आप जानते हैं हम हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इस्तेमाल करते हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड या बायोटेक्नोलॉजिकल वेजिटेबल्स, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन हम उगाते हैं जिनका यील्ड ज्यादा है। ये सब चीजें प्लस मशीनरी, भैया ट्रैक्टर आया, उसके अलावा बहुत सारी टिलिंग मशीनरी और एग्रीकल्चर मशीनरी जो है वो बनी, किससे बनी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बनी। और अल्टीमेटली जो हमारे प्रिमिटिव ऑक्यूपेशंस थे, जो हमारे पारंपरिक रोजगार थे, उनको बढ़ावा मिला। तो हमारा हॉर्टिकल्चर हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री होगी, हमारा एग्रीकल्चर जो है वो बेहतर बना। उसके साथ में पावर्टी एलिवेशन हुआ एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन। भैया बड़ी जाहिर सी बात है, जब रोजगार मिलेगा लोगों को, या लोग जो भी ऑक्यूपेशन या रोजगार कर रहे थे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसका आउटपुट बढ़ेगा, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो उतना ही बेहतर होता जाएगा, बिकॉज द लिविंग स्टैंडर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनकम। तो जितना भी हमको आय का स्रोत बनता है, जितनी हमारी इनकम जो है वो बनती है, उसके कंपैरिजन में ही हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर होता जाता है। और जब ऑक्यूपेशनली हम स्ट्रांग होते जाएंगे, हमारा इनकम लेवल बढ़ेगा और अल्टीमेटली हमारी जो अपलिफ्टमेंट है वो होती जाएगी। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें भूमिका निभाने वाली थी। किस तरीके से हम पानी जो है उसको बचा करके रख सकते थे, पानी को कंजर्व कर सकते थे, और किस तरीके से हम पानी को हार्वेस्ट कर सकते थे। डेवलपमेंट ऑफ इको फ्रेंडली एंड क्लीन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। भैया नई नई प्रौद्योगिकी, नई नई टेक्नोलॉजी तो हम इजाद करेंगे, लेकिन उससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हमें देखना था। इंप्रूवमेंट ऑफ इनकम जनरेशन इन ट्रेडिशनल एज वेल एज नॉन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, वही चीज जो मैं बता रहा था भैया। पारंपरिक तौर से हमारे जो रोजगार थे और जो गैर पारंपरिक भी थे, भैया ट्रेडिशनल नहीं थे, नए नए ऑक्यूपेशंस डेवलप हुए थे, उनके अंदर भी टेक्नोलॉजी का जो है वो रोल आने वाला था। और अल्टीमेटली इन सभी चीजों से क्या हो रहा था? इन सभी चीजों से इंप्लॉयमेंट हो रही थी, आउटपुट बढ़ रही थी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। तो भैया जब आउटपुट बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली व्हाट विल इंक्रीज? अल्टीमेटली इंक्रीज होगा इनकम का, आय का। और जब इनकम बढ़ेगी, जब आय बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली सामाजिक और आर्थिक विकास होना तय है। सो आई होप वी आर क्लियर हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियंस। तो भैया जी आगे बढ़ते हैं। पास्ट से लेकर अभी तक मॉडर्न दौर में इंडियंस द्वारा बहुत सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में करी गई हैं। तो भैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में एंशियंट एरा में, प्राचीन काल में हो या मॉडर्न टाइम्स में, हिंदुस्तान द्वारा बहुत सारी नई नई इन्वेंशन, नई नई इनोवेशंस, डिस्कवरीज जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में की गई थी, जिससे हमने बहुत सारी साइंटिफिक इन्वेंशंस को जो है वो हेल्प करा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम्स में इंडियंस की क्या क्या अचीवमेंट्स थी इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कुछ उन लोगों की जिन्होंने कुछ ऐसा साइंटिफिक इन्वेंशन या कुछ ऐसी डिस्कवरी करी थी जिससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसको बहुत ज्यादा फायदा मिला था। तो सबसे पहले है ऋषि कन्नड़, जिसे कन्नड़ा सेज भी कहा जाता है। ऋषि कन्नड़, अ फिलोसोफर एस्टिमेटेड टू हैव लिव्ड इन इंडिया बिटवीन 6th सेंचुरी बीसी टू 2nd सेंचुरी बीसी। भैया 6वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट, बीसी में कन्नड़ ऋषि जो है, मैं इसलिए बता रहा हूं भैया बिफोर क्राइस्ट 6th सेंचुरी बीसी कितनी पुरानी बात है। उस समय हिंदुस्तान के एक ऋषि हुए थे जिन्होंने हमें साइंस के फील्ड में किसकी जानकारी दी थी? परमाणु की। भैया उनका नाम कन्नड़ा पड़ा। कन्नड़ा का अर्थ है एटम ईटर, परमाणु को खाने वाला। खाने वाला ये मतलब नहीं कि परमाणु मिला तो उठा के खा लिया। उन्होंने परमाणु की इतनी गहन जानकारी हमें प्रोवाइड की, इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि जिस तरीके से कहते हैं ना कि भैया ये इस पूरे की पूरी चीज को खा गया और इसकी पूरी की पूरी जानकारी हमको दे दी। तो उन्हें कन्नड़ा
शब्द का जो अर्थ था वो एटम ईटर था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द एटॉमिक थ्योरी, परमाणु ऊर्जा देने वाले वो सबसे पहले व्यक्ति थे। ही गेव द आइडिया दैट परमाणु और एटम वॉज इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, एक होता है भैया एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर होता है एटम, एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये जो एटम है इसको सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। लेटर ऑन डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन इन डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। साइंस के अंदर अगर आपने 11th-12th में पढ़ा है तो आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा, प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा होगा, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी। तो ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है इसको सबसे पहले भारत के कन्नड़ ऋषि ने अपनी परमाणु या एटॉमिक थ्योरी में जो है वो बताया था। तो भैया रेलेवेंस आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट योगदान जो है वो इनका होने वाला था विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर एंड एटॉमिक टेक्नोलॉजी। तो कन्नड़ ऋषि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। अनदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ साइंस फ्रॉम इंडिया, चरक। Charak is considered as the father of Indian medicine who lived around 300 BC। 300 BC में ये मौजूद थे और इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। आज भी इनको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो भैया हिंदुस्तान के अंदर मेडिसिन के या मेडिकल साइंसेस के अगर कोई जनक है तो वो चरक हैं। He was among the principal contributors to the ancient system of medicine आयुर्वेदा। भैया जी आयुर्वेदा के बारे में आप जानते हैं कि नहीं? आज भी हिंदुस्तान के अंदर एक आयुष मंत्रालय है ना। तो आयुष मंत्रालय में ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा वाज एन एंशिएंट मेडिकल साइंस। साइंस के फील्ड में, मेडिसिन के इन पर्टिकुलर फील्ड में भैया, दवाइयों के क्षेत्र में और इन दी फील्ड ऑफ हेल्थ, लोगों के स्वास्थ्य संबंधित इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, चरक संहिता। नाम याद रखिएगा, चरक संहिता किसने लिखी थी? याद रहेगा ना भैया, यहां भी चरक है और इनका नाम भी चरक है। तो चरक संहिता इनके द्वारा लिखी गई थी, जहां पर इन्होंने पूरी की पूरी जानकारी आयुर्वेद के बारे में दी थी। आज भी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है उनका चलन बाजार में बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रेफर करते हैं। क्यों? इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आयुर्वेदा के जनक और आयुर्वेदा की शुरुआत करने वाले थे ये चरक। तो भैया जब हम मेडिकल साइंसेज की बात करते हैं तो वो मेडिकल साइंसेज इज आल्सो पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड व्हेन इट कम्स टू मेडिकल साइंसेज द रोल ऑफ चरक एंड आयुर्वेदा एंड चरक संहिता हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। तो कन्नड़ ऋषि के साथ साथ चरक जो है इनका एक बहुत ही अहम रोल था इंडिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। देन वी हैव सुश्रुता। सुश्रुता इनको जाना जाता है एज फादर ऑफ सर्जरी। तो भैया जी ये एंशिएंट इंडिया के सर्जन थे, प्राचीन भारत के सर्जन थे। ये सर्जरी वगैरह किया करते थे। सुश्रुता वाज द ऑथर ऑफ, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सुश्रुत संहिता। चरक ने लिखी थी चरक संहिता जो हमको आयुर्वेदा के बारे में जानकारी देती है। सुश्रुता रोट सुश्रुत संहिता, एन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इन्होंने भी भैया दवाइयां और सर्जरी के बारे में बात करी थी। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। तो भैया कभी किसी स्टेट लेवल एग्जाम में पूछा जा सकता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो भैया इंडियन मेडिसिन के फादर हैं चरक और सर्जरी के फादर हैं इंडिया में सुश्रुता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं इंडिया के अंदर। देन वी हैव आर्यभट्टा। आर्यभट्टा was the first major astronomer and mathematician from Indian astronomy and Indian mathematics। तो हिंदुस्तान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्टा। He calculated the orbits of planets and scientifically explained the solar and lunar eclipse। चंद्र ग्रह और सूर्य ग्रहण जो है इन्होंने साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया था कि भैया जी सन, अर्थ और मून जब एक लाइन में आ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है। नहीं तो पहले, आज भी दोस्तों गांव के अंदर जब ग्रहण लगता है ना तो लोग ऐसे चुपचाप बैठ जाते हैं घर के अंदर कि भैया बैठ जाओ, कुछ खाना नहीं है, भगवान का नाम लेना है, बाहर नहीं जाना है। क्यों? कुछ होने वाला है, कोई आपदा आने वाली है। क्यों? क्योंकि ग्रहण लगा है। तो आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट पर्सन हु एक्सप्लेन्ड द साइंटिफिक रीजनिंग। भैया जी वैज्ञानिक रूप में क्या अर्थ है सोलर एक्लिप्स का या लूनर एक्लिप्स का। He calculated the distance between Earth and Moon
ही प्रपोज्ड दैट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, इन्होंने बताया था कि धरती जो है भैया वो अपनी दूरी पर गोल गोल घूमती है। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। तो भैया जी ये कुछ इंडिया की अचीवमेंट्स थी इन द फॉर्म ऑफ कन्नड़ ऋषि, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्टा। प्राचीन भारत में तो एंशिएंट इंडिया में ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एज वी एंटर्ड द मॉडर्न एरा, भैया आधुनिक युग में जब हम आए तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ प्राचीन काल में ही इंडिया के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अपना योगदान वाले देने वाले लोग मौजूद थे। मॉडर्न एरा में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिसमें शामिल थे सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। सीवी रमन is considered as one of the most famous scientists of India who was pioneered and has worked on scattering of light। किस तरीके से अर्थ सन से आने वाली लाइट या किसी भी सोर्स से आने वाली लाइट स्कैटर करती है उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था, और इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। पहले एशियाई व्यक्ति बने थे कब? 1930 में। कौन? सीवी रमन। एशिया में उनसे पहले विज्ञान के क्षेत्र में, साइंटिफिक फील्ड में किसी को भी नोबेल प्राइज जो है वो नहीं मिला था। इनका एक साइंटिफिक डिस्कवरी है जिसे रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित है। उसके लिए इनको नोबेल प्राइज जो है वो 1930 में दिया गया था। किसको? सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन को। एम विश्वेश्वराया, एम विश्वेश्वराया नाम सुना होगा आपने, बहुत बार ये नाम का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। एम विश्वेश्वराया, ही वॉज एन इंजीनियर, स्कॉलर, स्टेट्समैन एंड दीवान ऑफ मैसूर। बहुत सारे लोग जो इंजीनियर्स हैं वो रिलेट कर पाएंगे। भैया इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, एक इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस। अब जिन लोगों को नहीं मालूम भैया इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं, तो अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे जो है वो मनाया जाता है, वो सितंबर के महीने में मनाया जाता है। एम विश्वेश्वराया के जन्म दिवस को इंजीनियर्स डे के रूप में हिंदुस्तान में मनाया जाता है। ही इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण राजा सागर डैम। कृष्ण राजा सागर डैम को बनाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। which converted the surrounding barren land into fertile fields suitable for farming। तो कृष्ण राया डैम के आसपास की जितनी भी जमीन थी जो कि पहले बंजर हुआ करती थी उसको उपजाऊ भूमि के रूप में बदलने में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। एम विश्वेश्वराया हैज बीन अवॉर्डेड विद इंडियाज हाईएस्ट ऑनर द भारत रत्न। हिंदुस्तान के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के साथ इनको नवाजा गया है। किनको? एम विश्वेश्वराया को। तो आधुनिक युग में एम विश्वेश्वराया जो है हैज बीन एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन वी हैव जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस। जगदीश चंद्र बोस was born on November 30, 1858 in Bikrampura, West Bengal. He was the man of many talents, worked as polymath, physicist, archaeologist, biologist and botanist। तो भैया जी आर्कियोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, पॉलीमैथ थे, बोटेनिस्ट थे। He studied radio and microwaves and optics and also worked on the study of plants। बहुत सारे contributions है जेसी बोस के। साइंस के फील्ड से सॉरी साइंस के फील्ड से संबंध रखते स्टूडेंट्स ने शायद पढ़ा होगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन्होंने एक थ्योरी जो है, एक एक्सपेरिमेंट जो है वो किया था जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है। देन वी हैव होमी जे बाबा, इनके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। एटॉमिक एनर्जी हिंदुस्तान के अंदर लाने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने सबसे पहला हमारा जो पॉलिसी था कौन सा 1958 का इन्होंने ड्राफ्ट किया था। ही वाज बोर्न ऑन 30 अक्टूबर 1909 इन बॉम्बे। बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था। ही वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन इंडिया। ही स्टार्टेड हिज करियर इन न्यूक्लियर फिजिक्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड लेटर रिटर्न टू इंडिया एंड स्टार्टेड वर्किंग फॉर इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। A very important question from many state level examinations, who is known as the father of India's nuclear program। भारत के परमाणु प्रोग्राम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो he is the personality होमी जे बाबा। होमी जहांगीर बाबा को जो है वो इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी के फादर जो है उसके रूप में जाना जाता है। इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पावर एंड सजेस्टेड दैट एटॉमिक रिएक्टर शुड बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेज फॉर रिड्यूसिंग इंडियाज मिजरी एंड पॉवर्टी। तो उन्होंने कहा था कि भैया शांतिपूर्वक ढंग से परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके हम हिंदुस्तान की गरीबी जो है उसको दूर कर सकते हैं। किसने कहा था? होमी जे बाबा ने।
देन वी हैव विक्रम साराभाई, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इनके बारे में हम पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। हिंदुस्तान के परमाणु हिंदुस्तान के अंतरिक्ष के जनक जो है वो इनको माना जाता है। इज नोन एज इंडियाज फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। Born on August 12, 1919 in Gujarat, he is known as the father of India's space program. He played an important role in setting up Indian Space and Research Organization. इसरो के स्थापना में इनकी बहुत अहम भूमिका थी, वो हम अभी आगे भी देखेंगे। He received पद्म भूषण अवार्ड in 1966 and पद्म विभूषण in 1978 after his death posthumously। मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण जो है वो दिया गया था। Then again a very important name, APJ Abdul Kalam, also known as Missile Man of India। दोस्तों हम जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे we will be understanding various things। हम जानेंगे कि क्यों डॉक्टर विक्रम साराभाई को जो है वो फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। आपने सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इनको मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता था। व्हेन विल रीच डिफेंस टेक्नोलॉजी आई टेल यू व्हाई इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बनने के लिए 5 मिसाइल्स जो है वो तैयार की थी। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को हेड किया था पटना, ये बिहार वाला पटना नहीं है भैया, ये है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। 5 मिसाइल्स, इंडियाज इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां पे इंडिया ने मिसाइल जो है अपनी खुद बनाना शुरू करी थी, जिसकी शुरुआत करी थी डॉक्टर कलाम ने। अवुल पाकीर जनुमल अब्दीन अब्दुल कलाम was born on 15th October 1931। He worked as an aerospace engineer इन डीआरडीओ के साथ इन्होंने काम किया, इसरो के साथ इन्होंने काम किया और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरान इन 1988। 1988 में हुए 1998 में 1998 के परमाणु परीक्षण पोखरान, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, आपने देखी होगी, परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरान। तो परमाणु या पोखरान टेस्ट के अंदर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी और हिंदुस्तान के 11वें राष्ट्रपति बने थे। 2000 से लेकर के 2007 तक इन्होंने सर्व किया था और हिंदुस्तान के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने जो है वो कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, तो भैया ये था हमारा बेसिक ओवरव्यू अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? सबसे पहले हमने पढ़ी थी पॉलिसीज, वेरियस पॉलिसीज इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। फिर हमने पढ़े इंस्टीट्यूशंस, देन वी स्टडीड अबाउट रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमने बेसिक बात करी थी भैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या है। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन वी स्टडीड अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदुस्तानियों की क्या उपलब्धियां थी। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस, चाहे वो एंशिएंट इंडिया हो या हमारा मॉडर्न एरा हो। तो हमने बात करी एंशिएंट एरा में भैया, हमने सुश्रुत की बात करी, हमने कन्नड़ ऋषि की बात करी, हमने चरक की बात करी, आर्यभट्टा की बात करी और आधुनिक युग में भी टॉक्ड अबाउट जेसी बोस, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर कलाम, एम विश्वेश्वरैया। तो हिंदुस्तानियों की क्या भूमिका रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, वो हमने पढ़ा। तो ये 4 चीजें हमने अपने इस लेक्चर 1 में जो है वो कवर करी हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यू कैन बी मतलब देयर इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी ऑफ द साइंटिफिक पॉलिसी। और बीच में कुछ छोटे छोटे टिडबिट्स जो मैं आपको बताता रहा कि भैया ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। थोड़ा सा इसको जो है वो प्री और मेंस दोनों के लिए आपको प्रिपेयर करना है और मेंस के अंदर इस टॉपिक से आप अपने आंसर को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। आंसर के अंदर कुछ यहां से आप इंफॉर्मेशन जो है वो पुट कर सकते हैं सो दैट यू कैन मेक योर आंसर अ बेटर आंसर टू रीड फॉर द एग्जामिनर। सो आई होप दोस्तों वी आर क्लियर टिल नाउ। हमारा पहला लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया है। विल प्रोसीड और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की। तो क्या है ये पूरी की पूरी स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे इन आवर सेकंड लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।